वेलकम टू समय। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हम कोहिनूर हीरे के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी बात है ना कि कोहिनूर हीरा शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा नहीं है। ये बात भी पक्की है कि यह दुनिया का सबसे पुराना हीरा नहीं है, और ये बात तो डबल पक्की है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा नहीं है। और अगर आपसे कोई पूछे कि किस हीरे के साथ सबसे ज़्यादा कहानियाँ संबंधित हैं, किस हीरे को दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग हीरा कहा जा सकता है, और किस हीरे के बारे में सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, तो इन तीनों सवालों का जवाब होगा कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। उसी कोहिनूर की कहानी के पहले एपिसोड में हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस कहानी की शुरुआत नदियों के कछारों से होगी और फिर हम उन ग्रंथों की ओर चलेंगे जहाँ पे इस कोहिनूर हीरा का पहला वर्णन मिलता है। उसके बाद हम इतिहास की कुछ जो किताबें हैं उनको खंगालेंगे और पाएंगे कि कैसे ये कोहिनूर हीरा एक राजा से दूसरे राजा के पास गया, फिर बादशाह के पास गया, और फिर कैसे कैसे धीरे धीरे करते करते ये ब्रिटेन के उस राजघराने के पास पहुंच गया जहां ये आज है। और फिर थोड़ी देर एंड में ये भी बात करेंगे कि इस हीरे पे कौन कौन से देश अपना अधिकार बताते हैं और किसका दावा कितना पुख्ता है। और शुरुआत तो हमें प्राचीन दुनिया से ही करनी पड़ेगी, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि न सिर्फ कोहिनूर हीरा बल्कि दुनिया का लगभग हर प्राचीन हीरा भारत से संबंध रखता है। जी हाँ, 18वीं शताब्दी तक दुनिया के किसी और देश में हीरे पाए ही नहीं जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद ही दुनिया के दूसरे देशों में, उदाहरण के तौर पे अफ्रीकन देशों में और दक्षिण अमेरिकी देशों में हीरो का खनन शुरू हुआ, और उसके पहले हीरे सिर्फ और सिर्फ भारत से आते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 18वीं शताब्दी तक लगभग सारे हीरे भारत से आते थे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक था हीरो का, और आज 21वीं शताब्दी में एक बार फिर ऐसा समय है जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक हीरो का अगर कोई है तो वो भारत देश है। ये बात सही है कि भारत में सबसे ज्यादा हीरो का खनन नहीं होता है, पर कटाई और तराशने का जो सारा काम है वो भारत में ही होता है, और भारत से ही वो हीरे तराशने के बाद एक्सपोर्ट होते हैं। तो भारत दुनिया में हीरो का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक, चलिए हम उसी दुनिया में चलते हैं, प्राचीन दुनिया में, जहां से हीरो की शुरुआत होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि 18वीं शताब्दी के पहले तक केवल भारत में ही हीरे होते थे, और इन हीरो का खनन नहीं होता था। ठीक है ना, हीरो की माइंस नहीं होती थी, हीरो की खदानें नहीं होती थी। लगभग सारे हीरे जो थे वो कछारी हीरे थे। कछारी हीरे बोले तो नदी के कछार में पाए जाने वाले हीरे, नदियों के साथ कछार में बहते हुए पाए जाने वाले हीरे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन हीरो का उद्गम किम्बरलाइट, वॉल्केनिक किम्बरलाइट की वजह से हुआ, जो कि नदियों के कछार में थी, और उसी की वजह से ही हीरे वहां पे होते थे और नदियों के साथ बहते हुए पाए जाते थे। यहाँ पे एक बात और आप नोट कर लीजिए कि आज ऐसा नहीं होता है। आज मेरे ख्याल से पिछले 40-50 साल में नदियों के कछार में कोई हीरा नहीं मिला है, और भारत में भी जो सारे हीरे हैं वो खदानों से ही आते हैं, दुनिया के दूसरे देशों की तरह। लगभग 2500 साल पहले से इस बात के सबूत मिलना चालू होते हैं कि भारत से निर्यात किए गए हीरो का इस्तेमाल इजिप्ट, चाइना, ग्रीस और दक्षिण पूर्वी एशिया के काफी सारे देशों में हो रहा था। इसके साथ ही साथ रोमन साम्राज्य में भी हीरो के मिलने के सबूत मिलते हैं। इस बात के सबूत मिलते हैं इजिप्शियन अभिलेखों से कि इजिप्ट में भारत के द्वारा निर्यात किए गए हीरो का इस्तेमाल औजारों के लिए काटने के लिए हो रहा था। वहीं इस बात के पक्के सबूत मिलते हैं कि लगभग 2000 साल से भारत के द्वारा निर्यात किए गए हीरो का इस्तेमाल चाइना में गहनों के लिए होने लगा था। ग्रीस में भी गहनों के लिए इनके इस्तेमाल के अभिलेख मिलते हैं, और साथ ही साथ रोमन साम्राज्य के जो अभिलेख अभी तक बचे हुए हैं, जो रिकॉर्ड अभी तक बचे हुए हैं, उसमें भी इस बात का पूरा वर्णन है कि आखिर भारत से कितने हीरो का आयात किया जा रहा है और उसके बदले भारत को कितना सोना दिया जा रहा है। ठीक है ना, इस बात के भी सबूत मिलते हैं आगे जाके रोमन साम्राज्य में, कि रोमन साम्राज्य बहुत ज्यादा चिंतित है कि भारत से हीरे के अलावा जो मसालों के जो आयात हो रहे हैं रोमन साम्राज्य में, उसके वजह से रोमन साम्राज्य को आर्थिक बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ रही है। और एक समय तो उन्हें इस बात का डर लगता है कि उनका सारा सोना इंडिया चला जाएगा, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा निर्यात कर रहा है। ठीक है ना, तो जो कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया, ये उस दौर की बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी इनका इस्तेमाल औजारों की कटाई के लिए तो हो ही रहा था, गहनों के लिए भी हो रहा था, पर इनका इस्तेमाल थोड़ा दूसरे देशों से ज्यादा था। इनका महत्व दूसरे देशों से ज्यादा था, क्योंकि हीरो का महत्व एक
धार्मिक महत्व था। धार्मिक रूप से भी हीरो को एक विशेष स्थान दिया गया था भारत में, इसीलिए इनका महत्व दुनिया के दूसरे देशों से ज्यादा था भारत में। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उस समय हीरो को काफी ज्यादा शुभ माना जाता था, और कहीं कहीं तो ऐसा था कि हीरो को ही पूजा जाता था, और कहीं कहीं देवताओं की पूजा में हीरो का महत्व दिया जाता था। ऑल एंड ऑल कहा जाए तो हीरो को अत्यंत ही शुभ माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि हीरे जो है आपके ग्रह में प्रभाव डालते हैं, आपके ग्रहों में प्रभाव डालते हैं, यानी कि अगर आपके पास हीरा है तो आपका भाग्य अच्छा हो जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम जिस हीरे की बात कर रहे हैं कोहिनूर हीरा, उसके बारे में कुछ उल्टा ही है। आज उसके बारे में माना जाता है कि वो एक शुभ हीरा नहीं है बल्कि एक शापित हीरा है। पर शापित हीरा होने के बावजूद भी सब उसी के पीछे पड़े, है ना। अजीब सी बात है ना। इस हीरे का सबसे पहला ऐतिहासिक वर्णन जो मिलता है वो हमें गरुड़ पुराण में मिलता है, और उसके बाद भगवत पुराण में भी और विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है, और जहां इसे श्यामांतक मणि कहा गया है। ठीक है, आखिर क्यों आपको लगता है कि श्यामांतक मणि वही चीज है जो कि कोहिनूर हीरा है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पर गरुड़ पुराण से लेके कृष्ण जी तक के इस हीरे की जो कहानी है ये थोड़ी लंबी है, और इस एपिसोड में अगर मैं आपको करूंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा माहौल। तो अगले एपिसोड में हम शुरुआत करते हैं वहीं से जहां पे हम इस एपिसोड में छोड़ के जा रहे हैं, और वो जगह है गरुड़ पुराण। तो अगले एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे गरुड़ पुराण से। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था समय। ध्यान रखिए, जो लोग इतिहास भूल जाते हैं एक दिन इतिहास उन्हें भुला देता है। ठीक है।